नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एगलेक्स एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम था ट्राइबल्स, दिकूज एंड अ विजन ऑफ गोल्डन एज। आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें हमने अब तक पढ़ा बिरसा के बारे में। बिरसा एक नाम था जो कि मुंडा जनजाति का एक व्यक्ति था। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ जनजातीय समूह के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, कि वो लोग कैसे कैसे गतिविधियां करते थे। जिसमें कि हमने जाना कुछ लोग झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, दैट इज यू कैन से हंटर्स गैदरिंग या हंटर गैदरर्स। कुछ लोग रियरर्स थे, हर्डर्स थे जो जानवरों को पालते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, क्या थे, एक जगह रहकर खेती करते थे। तो ये हमने पढ़ा पहले लेक्चर में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेक्चर। आइए प्लीज स्टार्ट। सोर्स एक सोर्स है, ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। हैव यू एवर नोटिस दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज डू नॉट शेयर द सेम नोशन ऑफ वर्क एंड टाइम? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? The lives of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women. विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारे से चलती थी। Warrior Alvin, a British anthropologist who lived among the Begas and Khonds of central India for many years in the 1930s and 1940s, give us a picture of what this calendar and division of task was like. ब्रिटिश मानव विज्ञानी कौन है? ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन। क्या नाम है? वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय, किसका? बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। कैसे? ही राइट्स, वे लिखते हैं। अब वे क्या लिखते हैं? इन छेल वुमेन, इन Cheth women went to clearings to cut stalks that are already reaped. Men cut large trees and go for the ritual hunt. कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुछ ठूठों को काटने जाती थी, पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। ठीक है। दी हंट बिगेन एट ऑल फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। ट्रैप्स ऑफ बम्बू वर यूज फॉर हंटिंग। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सैगो, टैमरिन एंड मशरूम। बेगा वुमेन कैन ओनली गैदर roots and kandu and mahua seeds of all the Adivasis in central India. The Begas were known as the best hunters. बेस्ट हंटर्स। तो शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, आदि फल बीनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। याद रखना, सबसे अच्छा शिकारी किसको? बेगाओं को माना जाता था। इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस। द वुमेन गैदर्ड अनबर्न्ड वुड टू बर्न। मैन कंटिन्यूड टू हंट बट नियरर देयर विलेजेस। इन जेठ sowing took place and hunting still went on. From Asad to Bhado, the men worked in the fields. In Kaur, the first fruits of beans were ripened, and in Kartik, kulki became ripe. In Agan, every crop was ready, and in Puz,
winnowing took place. Push was also a time for dances and marriages. In make shifts were made to new beavers and hunting gathering was the main subsistence activity. तो बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था, औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी, आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन दिया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। पूस जो है पो महीना, पो का माह माह के पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। ठीक है। द साइकिल डिस्क्राइब्ड above took place in the first year. In the second year, there was more time for hunting as only a few crops had to be sown and harvested. But since there was enough food, the man lived in the beavers. It was only in the third year that the diet had to be supplemented with the forest product. यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों को ही बुआई या कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। अब यह लिखा किसने? वॉरियर एल्विन ने लिखित बेगा और एल्विन की अप्रकाशित रचना, प्रकाशित नहीं हुई, अप्रकाशित है, नोट्स ऑन द खोन्स। नोट्स ऑन द खोन्स यह वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आइए आप देख सकते हैं इस फोटो में एक महिला दिख रही है। ये संथाल गर्ल, संथाल हमने पढ़ा था क्या है? एक जनजाति है। कैरिंग फायरवुड बिहार, और यह लकड़ी, ईंधन की लकड़ी ले जा रही है, जो कि बिहार का फोटो है 1946 का। ठीक है दोस्तों, आइए। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? कैसे औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के जीवन पर असर डाले? हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, यह हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें बदलाव क्या थे। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स? जो ट्राइब या जनजातियों के मुखिया होते थे उनका क्या हुआ? आदिवासियों के जो मुखिया होते थे उनका क्या हुआ? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया जो होते थे उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे इलाके पर नियंत्रण भी रखते थे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कुछ जगह पर तो क्या था कि उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। लेकिन अंग्रेजों के शासन में क्या हुआ? आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियां थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वह उनसे छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि भाई तुम्हें अगर यह काम करना है
तो हमारे ही नियम कानून से करोगे, वरना आपसे ये हक भी हम छीन लेते हैं। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंगस्ट देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, ट्रिब्यूट, पे ट्रिब्यूट, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही थी, लेकिन वे परंपरागत कामों करने से लाचार जरूर हो गए थे। वे परंपरागत तरीके से अपने काम को करने में लाचार हो गए थे। अब व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो घुमंतु काश्तकार थे उनका क्या हुआ? घुमंतु काश्तकार का क्या हुआ? इससे पहले आप लोग देख सकते हो, ए लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन ए विलेज ऑफ द निशी ट्राइबल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। द एंटायर विलेज हेल्प्स व्हेन लॉग हट्स आर बिल्ट। पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर देखिए। किससे? लट्ठों से बना घर। और जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। आइए, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। ऐसे समूह जो एक जगह नहीं टिकते थे अंग्रेजों को काफी परेशान करते थे। उन समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। दे वांटेड ट्राइबल, वे चाहते थे द ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स, कि ये जो आदिवासियों के समूह हैं ये एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपनी खेती करें। सेटल्ड पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। उनका मानना था कि जो लोग एक जगह स्थायी रूप से रहते हैं उन पर नियंत्रण करना आसान है, बजाय जो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। और अंग्रेजों को शासन करने के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहिए होता था। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक नियम लागू कर दिया जिसका नाम क्या था? लैंड सेटलमेंट्स। बस्तियों के बारे में क्या कर दिया? बस्तियों के बारे में। दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि इसे कितना लगान देना होगा, उसे कितना लगान देना होगा। और ये लैंड सेटलमेंट हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स टेनेंट्स। एज यू हैव सीन चैप्टर 2, the tenants were to pay rent to the landowner who in turn paid revenue to the state। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 में देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अंग्रेजों का जो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने का प्रयास असफल रहा, वह उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सोयल इज ड्राई। क्यों सफल नहीं हो पाए? क्योंकि जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता। In fact, झूम cultivators who look to plow cultivation often suffered since their fields did not produce good yields।
बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के, कौन से? पूर्वोत्तर, ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। और कैसे? कि वह यहाँ से वहाँ घूमते हुए अपने क्रियाकलापों को करते रहें। फेसिंग वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और व्यापक विरोध से, जब हर जगह इसका विरोध होने लगा, तो उसके फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। क्या दे दी दोस्तों? घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आप ये फोटो देख सकते हैं एक साइड में, क्या ये? ट्राइबल वर्कर्स इन ए राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते कुछ आदिवासी। क्या करते? काम करते कुछ आदिवासी। आइए दोस्तों नेक्स्ट, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जो वनों के लिए कानून बनाए गए और उनके क्या प्रभाव पड़े, यह जानिए। The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, जंगलों से जुड़ा हुआ था। So changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. तो जो वन कानूनों में आए बदलाव हुए, उनसे आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। The British extended their control over all forest and declared that forests were state property. Forest were state property. अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। Some forests were classified as reserved forest for they produced timber which the British wanted. कुछ जंगलों को तो आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी, टिम्बर वुड, इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से घूमने, झूमी खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट, हंट एनिमल्स, इसकी परमिशन नहीं थी। हाउएवर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा। स्लीपर देखिए क्या होता है। स्लीपर द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। लकड़ी के वह क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। आप आजकल देखते हैं कि जो रेल की पटरियां बिछाते हैं उसके नीचे सीमेंट के कुछ हिस्से रखे होते हैं, तो वे जहां सीमेंट के
लॉक्स बना के रखते हैं, वहां पर पहले लकड़ियों के गट्ठे बनाए जाते थे। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन। अब औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest। उन्होंने यह तय कर दिया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट दी जाएगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। सो in many regions the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor। तो बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। many ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। बहुत सारे आदिवासियों के समूह ने औपनिवेशिक कानूनों का विरोध किया। दे डिसोबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यूड विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम्स शोज इन ओपन रिबेलियन। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा, और वे कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। संगमा इन 1906 इन असम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में, कब, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अब दोस्तों एक ये चीज और पढ़ लेते हैं हम, सोर्स 1 हमने पढ़ा, सोर्स 2 क्या है। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। अब ये किसने लिखा, ये लिखा था वेरियर एल्विन ने और सामराव हिवाले ने। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल एक गाना है। इन द 1930s वेरियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ द बेगास, ए ट्राइबल ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया। ही वांटेड टू नो अबाउट देम, देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, देयर आर्ट एंड फोकलोर। He recorded many songs that lamented the hard time the Begas were having under British rule। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया था। एल्विन उन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव। इन द विलेज सिट्स द लैंडलॉर्ड, इन द गेट सिट्स द कोरवार, इन द गार्डन सिट्स द पारवारी एंड इन द फील्ड सिट्स द गवर्नमेंट। अंग्रेजों के इस दौर में इस देश में जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे पे कोतवार, बगीचे में पटवारी, खेती में सरकार। इन द लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव। टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू वेल नाउ, टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल बुफेलो, टू पे लैंड टैक्स वी हैव टू सेल बुलॉक। हाउ आर वी टू गो आवर फूड इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गायें, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस गांव में। तो दोस्तों ये थी आदिवासियों की स्थिति अंग्रेजों के समय में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसका बाकी हिस्सा
अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और समझते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।